तो साहब एक दल था, बिखरना शुरू हुआ कर्नाटक से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में भी कहीं कहीं नजर आता है, सब तरफ अब वापस कोशिश हो रही है क्योंकि सामने मोदी जैसी सुनामी है और बिहार का किला बचाना है और बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश का। इसलिए दोनों बड़े नेता मुलायम और लालू पहले समधी बने और अब एक दल के अंदर एक दूसरे के हमराह भी बन गए हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है और इस देश के अंदर ये कितना बड़ा अभिनव प्रयोग है। चर्चा के लिए मेरे साथ चार खास मेहमान होंगे। मेरे साथ हैं जनता परिवार से पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पंडित जी, जो कि मेरे से उत्तर प्रदेश नोएडा से जुड़ेंगे। मेरे साथ हैं अर्चना शर्मा जी, जो कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज जोशी जी हैं और उसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब हैं। मैं चर्चा की शुरुआत मनोज पंडित साहब से करना चाहूंगा। मनोज जी, क्या मजबूरी आ गई कि इतना बड़ा कुनबा जो बिखर गया था वो एक करना पड़ा? क्या मोदी का इतना बड़ा डर है? मोदी का डर नहीं है, ये तो ये है कि अब विपक्ष नाम की चीज नहीं है देश में। विपक्ष, पहले मुख्य विपक्षी दल था कांग्रेस, अब कांग्रेस तो खत्म हो गई। अब विपक्ष नहीं रहेगा तो कैसे आप अपनी बात कह पाएंगे? आप देखिए कि देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, सारी चीजें हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर लगे हुए हैं, तो कम से कम हम लोग पहले घर को तो सुधारें, तभी तो हम बाहर की बात करें। तो विपक्ष को तो एकजुट, जब तक विपक्ष में रहना चाहते हैं कि सत्ता में भी आना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल तो विपक्ष की सत्ता में तो आने की बात है, पहले विपक्ष की भूमिका तो मजबूत कर लें हम लोग। अभी तो विपक्ष नहीं है तो वो जो मनमानी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि ये केवल एक परिवार का एकीकरण है, या तो वो अस्तित्वहीन लोग जो कि राजनीति के अंदर नकार दिए गए उनका कुनबा लोग। अभी तो विपक्ष नहीं है तो वो जो मनमानी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि ये केवल एक परिवार का एकीकरण है, या तो वो अस्तित्वहीन लोग जो कि राजनीति के अंदर नकार दिए गए उनका कुनबा इकट्ठा किया जा रहा है, या वो लोग जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी की और अमित शाह की आंधी से डर गए, वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नया कोई इसमें अभिनव प्रयोग नजर नहीं आ रहा। पहले शादी के जरिए रिश्ता जोड़ा और अब परिवार के साथ में राजनीति को भी जोड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। लालू मुलायम तो पहले से एक थे, सब पूरा देश जानता सारी चीज। रिश्ता जोड़ना तो अलग बात है। रिश्ता तो कहीं चलो जहां व्यक्तिगत संबंध हो, रिश्ता हो ही जाता है। यूपीए परिवार, यूपीए के दौरान हमने देखा कि कितने एक थे, किस तरीके से लालू जी पानी पी करके मुलायम जी को गाली बका करते थे और मुलायम जी बार बार धोखा खा करके लालू जी को गरियाया करते थे कि हर बार जाकर के सोनिया जी से मिल जाते हैं। पता नहीं कैसी एकता थी। चलिए इस डिबेट के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहूंगा। अर्चना जी, आप लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है। आप लोग तो बड़ी आस में बैठे थे कि ये बिखरे रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, एक हो गए तो बड़ी दिक्कत आने वाली है आपके लोगों के लिए भी। देखिए पुरुषोत्तम जी, राजनीति में विकल्प हमेशा होते ही हैं और ऐसा नहीं है कि जो पंडित जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो समाप्त हो गई इसलिए एक विपक्ष के रूप में सशक्त दावेदारी प्रस्तुत करें। कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन कांग्रेस का वजूद संगठनात्मक स्तर पर आज भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों से ज्यादा है। कार्यकर्ताओं की स्थिति को देखें या फिर जनता परिवार कितनी बड़ी चुनौती होगा साहब, घुसपैठ को कह सकते हैं। यूपी और बिहार में आप लोगों का अस्तित्व नहीं है और चुनौती तब होती है जब खत्म कर देगी। देखिए, चुनौती तो तब समझेंगे जब आगामी समय नतीजे आएंगे। ठीक बात है, कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, पूरे देश में मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कांग्रेस के को जिस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस जिन विचारधाराओं को लेकर के बनी थी और जिन विचारधाराओं के साथ चल रही है उनका आज भी सम्मान है और उसको महसूस भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार के स्तर पर जिस तरह की सरकार चल रही है और राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार आई है वहां जनता ने महसूस किया है कि पार्टी शासन के लायक नहीं, क्योंकि जो भाजपा शासन जनता परिवार की बात हो रही है। जाकर के आसन जनता परिवार की बात है, ये एकजुट हुए, इन्हें महसूस हुआ 6 दलों को। बिल्कुल ये 6 दल एकजुट हुए और इन्हें लगता है कि ऐसा विकल्प बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि बिहार में जिस प्रकार से एकजुट होकर के प्रयत्न कर रहे हैं और आगामी समय उत्तर प्रदेश की भी बात है, तो इनका ही मानना होगा इसलिए एकजुट हो गए। और राजनीति में तो जब आज भाजपा को इतना बड़ा बहुमत, तो उसके बाद भी एनडीए की गवर्नमेंट है और 2.5-3 दशकों से तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स का कह सकते हैं एक तरह से प्रादुर्भाव होने के बाद ये परंपरा सी हो गई। ठीक है, इन्होंने सोचा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर अपनी उस मजबूरी स्वागत के अलावा रास्ता क्या बचता। कल को अगर सरकार बनानी है तो ऐसे ही दलों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसमें किसी को गुरेज मैं एसपी मित्तल साहब को
जोड़ूं उसके पहले मैं जल्दी से एक बार भाजपा को जोड़ना चाहूंगा। पंकज जोशी जी हैं। जोशी जी, कितनी बड़ी चुनौती है ये जनता परिवार आपके लिए? नहीं, देखिए पुरुषोत्तम जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरीके के चुनाव हुए, जिस चुनाव के अंदर जो मुद्दे थे, पहली बार जो है हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने जाति को छोड़ करके, क्षेत्रवाद को छोड़ करके, दूसरे मुद्दों को छोड़ करके पहली बार जो है विकास और देश के लिए जो है वोट किया। और वोट करने के बाद बहुमत में सरकार आई और जिस तरीके की सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से जो है कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बिहार चुनाव को देखते हुए ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक बन जाता है किसी तरीके से जो है। उत्तर प्रदेश की बात तो खैर मैं नहीं करता, लेकिन बिहार में ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएगा आप लोगों के खिलाफ। बिहार के खिलाफ फतह नहीं कर पाएंगे, इनकी एकता के आगे दिक्कत आने वाली है। नहीं, देखिए पुरुषोत्तम जी, सब लोग एक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जिस तरीके का सुशासन है, जिस तरीके का विकास के जो बातें हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो निश्चित रूप से जो है जिस तरीके का जो चुनाव, पिछले चुनाव हुए, लगातार स्टेट के चुनाव हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी जो है अपना परचम फहराएगी। और इसी से डर करके जो है ये सब कुछ जो है एक होने वाली बात जो है। मित्तल साहब को जोड़ते हैं। मित्तल साहब, ये अपने यहाँ राजस्थान में कहते हैं कि तरबूज की गांठ बांधी जा रही है, मतीरों का बारा बनाया जा रहा है। ये जो दल हैं इकट्ठे हो गए तो क्या लंबे समय तक टिक पाएंगे, और इकट्ठे होंगे तो किन शर्तों पे? पुरुषोत्तम जी, आप ये देखिए कि ये सारे के सारे, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सबसे पहले वहां पे बिहार में चुनाव होने, उसके बाद यूपी में चुनाव हो रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि इन दोनों राज्यों के अंदर इन दोनों दलों की, तीनों दलों की जो बुरी गत हुई है, यहाँ तक कि जो जनता दल के जो इनके अध्यक्ष हैं, जिनका अस्तित्व को आए नहीं, बीजू जनता दल नहीं आई, और यूपी के अंदर इनके सारे के सारे मतलब हाँ, वो शरद यादव खुद चुनाव हार गए। उसके अंदर जो अध्यक्ष थे पार्टी के, वो खुद चुनाव हार गए। और ये सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सारे गठबंधन एक हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो राजनीति में फ्यूज बल्ब हो गए हैं, वो एक साथ होकर कोई एक बल्ब जलाना चाहते हैं जिससे थोड़ी बहुत रोशनी हो जाए। लेकिन इसके साथ ही ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी बात है। इसमें भी एक बड़ी चुनौती है मित्तल साहब, एक बड़ी चुनौती और है। बिल्कुल सुपड़ा साहब, मैं पंडित जी को जोड़ना चाहूंगा, मनोज पंडित जी को जोड़ना चाहूंगा। मनोज जी, अभी तो आपस के जो विवाद है वो कैसे सुलझाओगे? कौन सा चुनाव चिन्ह होगा? क्या आप मुलायम जी को नेता स्वीकार कर लोगे? क्या उनकी साइकिल को स्वीकार करोगे? क्या नाम क्या होने वाला है आपका? पार्टी के अंदर निर्णय कौन करेगा? ये सारी चीजें तय होने वाली है। इन सब से कैसे आप ऊपर निकल करके आओगे? कैसे दल बना पाओगे? इसके लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है। आज सिर्फ ये हुआ है कि आज पार्टी का विलय करने के बाद माननीय नेताजी को आज जनता परिवार का प्रमुख चुन लिया गया है और यही डिसाइड हुआ कि साइकिल ही जो है, समाजवादी पार्टी का जो चिन्ह था साइकिल, वही जनता परिवार का चुनाव चिन्ह रहेगा। और रही मित्तल साहब कह रहे हैं फ्यूज बल्ब, ये तो बाद में पता चलेगा फ्यूज बल्ब जो है कितनी ताकत दिखा पाता है, नहीं दिखा पाता है, तो भविष्य के गर्भ में है। पर मित्तल साहब, जो आज देश में हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है, सारी चीजें हैं, भूमि अधिग्रहण बिल, जिस बिल के विरोध में सारी चीज करने जा रहे हैं, तो कौन रोक पा रहा है? ये एकीकरण अगर किसान के मुद्दे पे हुआ होता तो ज्यादा ठीक था, लेकिन ये एकीकरण तो बिहार के चुनाव को लेकर आप लोग खुद कह रहे हो कि हम तो इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी का खतरा है। देखो, राजनीति में संख्या बल जो है वो नहीं पुरुषोत्तम जी, एक में एक बार पंडित जी को बात खत्म करने से फिर बताएं कि राज्यसभा के अंदर जो बीमा बिल है वो किसने पास करवाया? बीमा बिल किसने पास करवाया राज्यसभा में? वही कई सवाल है जो पूछे जाएंगे। हाँ पंडित जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे कि आप लोगों ने साइकिल के आगे तीर, लालटेन सब बुझ गया। देखो, देश में अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है और कुछ करना है तो उसके लिए इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा ना। आप इकट्ठे नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको इकट्ठा तो होना पड़ेगा। अब जो हमें पता है भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल था, आज वो कमजोर हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमने बना के हम खड़े तो हुए आगे कम से कम। अब लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। आप जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे कैसे काम चलेगा उस चीज का? बात वही है। चलिए, महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी चुनौती है ये सारी चीजें मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में, उत्तर प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में, हालांकि इन बाकी के दलों का अस्तित्व नहीं, लेकिन वहां भी ये बड़ी दिक्कतें आने वाली है। सब तरफ एक माहौल बनेगा और इस माहौल से निकल करके आएगा
वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जगने का समय है। भाजपा को अपना किला बचाना है और कांग्रेस पार्टी को अपने विपक्ष की जो उसका अस्तित्व है या विपक्ष की जो मौजूदगी है उस हैसियत को बचाना है। अभी डिबेट नंबर 1 में इतना ही। मैं पंडित जी का धन्यवाद करूंगा हमारे साथ जुड़े। अगले सब्जेक्ट में हम उठाएंगे वो विषय जो कि इस देश के अंदर लघु उद्यमों के लिए बड़ी चुनौती है। क्या मेक इन इंडिया को खुद नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं? अगली डिबेट। अभी छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है। एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा, दूसरी ओर एक्सक्लूसिव रिजर्व आइटम की सुविधा खत्म। कहां जाएं छोटे कारोबारी? एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं और उन चेहरों के कई रंग। कुछ हालात बयां करते हैं, कुछ दर्द को छुपा लेते हैं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा दिखता नहीं। करेंगे जाने माने चेहरों से आमने सामने की बात, फेस टू फेस पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। अब मेरे घर में भी शौचालय और मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य इसका उपयोग कर रहे हैं। आप शौचालय का उपयोग कब शुरू कर रहे हैं? अपने घर में शौचालय बनवाएं एवं उपयोग में लें। सरकार पात्र परिवारों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग करने पर 12,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देती है। एक कदम स्वच्छता की ओर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। हाय भैया कह रहे हैं कि बाइक बहुत मस्त है। थैंक यू। माइलेज पूछ रहे हैं। ओह 87 की MPL वाला TVS स्पोर्ट बरसों चलने वाले ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ ये है माइलेज का बाप। अब मजे करो आप। इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया TVS स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। पूरा बचपन सुबह पे रख लिया, तेरी आँच का उतरा जो मैंने चख लिया। उलझी राहों को देता है जो नया मोड़, खामोशी को देता है आवाज। सी मरुधरा अब नए अंदाज में। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 2। एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा, दूसरी ओर एक्सक्लूसिव रिजर्व आइटम की सुविधा खत्म। कहां जाएं छोटे कारोबारी? ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है और उस पर बात होनी जरूरी है। छोटे कारोबारियों को सरकार की तरफ से बड़ा झटका लग गया है। सरकार ने 20 रिजर्व प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी कि अब देश में कोई भी MNC कोई भी प्रोडक्ट बना सकती। बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी चीजें बनाएंगी जो हमारे आम जिंदगी में बहुत महत्व रखती हैं। मेक इन इंडिया के लिए क्या माना जाए कि लघु उद्योगों को दांव पर क्यों नहीं सवाल पूछे पुरुषोत्तम? देखो, इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि अगर अगरबत्ती, मोमबत्ती और अगर छोटा मोटा फर्नीचर भी अगर MNCs बनाएंगी तो हमारे ग्राम उद्योग, हमारे लघु उद्योगों का होगा क्या? कैसे कंपीट कर पाएंगे? वैसे ही चाइना की चुनौती सामने। चलिए एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए एक्सक्लूसिव रिजर्व आइटम की सुविधा खत्म कर दी है। यानी केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद अब कोई भी बना सकेगा। सरकार का ये कदम छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा झटका है। अभी तक 20 प्रोडक्ट सरकार ने रिजर्व आइटम में रखे थे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश में केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस द्वारा ही की जा सकती थी। सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना के अनुसार माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 20 रिजर्व आइटम को डी रिजर्व कर दिया गया है। अब इन उत्पादों को कोई भी कारोबारी बना सकेगा। सरकार के इस कदम का सीधा असर छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। क्या है रिजर्व आइटम? अब जरा ये भी समझ लीजिए।
छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए करीब 700 प्रोडक्ट रिजर्व है। मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इन प्रोडक्ट को बड़ी कंपनियों के हाथों बनाने पर रोक है। छोटे कारोबारी को संरक्षण देकर कारोबार को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। उदारीकरण के बाद रिजर्व प्रोडक्ट की तादाद 20 बची है। 10 अप्रैल के बाद रिजर्व प्रोडक्ट पूरी तरह से खत्म। सरकार का यह कदम हैरान करने वाला है, साथ ही सवाल खड़े करता है मेक इन इंडिया के उस कार्यक्रम पर जिसके तहत भारत तरक्की के नए रास्ते तय करेगा। तो क्या सरकार की प्लानिंग लघु उद्योगों को दांव पर लगाकर विकास के रास्ते पर चलने की है? अभी पिछले दिनों मोदी ने छोटे कारोबारियों को खत लिखकर उन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया था। उनका कहना था कि विकास के लिए देश छोटे कारोबारियों पर ही निर्भर है। तो क्या वो भी जुमला था? रिपोर्ट सी मीडिया। तो सब बड़ा गंभीर मुद्दा है इस देश के लिए और खास करके नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया नारे के लिए कि अगर छोटे छोटे लघु उद्योग मध्यम उद्योगों के लिए जो रिजर्व उत्पाद थे जिनको केवल वही बना सकते थे वो अगर सब कारोबारियों के लिए खोल दिए गए तो कंपटीशन में वो सब खत्म हो जाएंगे। वैसे ही इस देश के अंदर चाइना की बड़ी चुनौती थी। क्या ऐसे आएगा मेक इन इंडिया? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ कांग्रेस से अर्चना जी हैं, भाजपा से पंकज जोशी जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है और उसके अलावा मेरे साथ जुड़े हैं ओपी मित्तल साहब जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं लघु उद्योग भारती के और लघु उद्योगों के मुद्दे पे बात करते रहे। मैं इस चर्चा की शुरुआत ओपी मित्तल साहब से करना चाहूंगा। ओपी मित्तल साहब, आप लोग जो लघु उद्योग हैं, जो मध्यम उद्योग हैं, उनकी बात करते रहे, संघ से जुड़ा और बाकी के इस परिवार से जुड़ा आपका संगठन है। अब जो मोदी जी की सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो 20 पहले 700 हुआ करते थे, उदारीकरण का दौर चला तो 700 से 20 पे आ गए। अब तो मोमबत्ती अगरबत्ती जैसे छोटे उत्पाद भी अब बड़े उद्योगपति उनका उद्योग लगा पाएंगे। क्या होगा लघु उद्योगों का और खास करके आपके संगठन का लघु उद्योग भारती का? कितनी बड़ी चुनौती है ये? नहीं, मैं आपको ये पहले बता दूं कि लघु उद्योग भारती तो बना ही माइक्रो टाइनी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। 1994 में जो नरसिंह राव गवर्नमेंट के पहले की जो सिचुएशन बनी थी उसके बाद में लघु उद्योग भारती ने लघु उद्योग देश के लघु उद्योगों को बचाने के लिए हमारा लघु उद्योग भारती का एक संगठन खड़ा हुआ। आज देश के अंदर 400 जिलों के अंदर में इस प्रकार से स्थापित है और देश की जो पिछले 10 साल का जो स्थापित तो आप करोगे क्या? गवर्नमेंट प्लस अब तो जो 20 प्रोडक्ट रिजर्व थे नरसिंह राव जी ने जो किया अब आपके नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? मैं आपके उसी के ऊपर विषय के ऊपर आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया उसी के ऊपर आ रहा हूँ। जो आइटम्स आप 700 बता रहे हैं, मैं 700 नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि 1300 कुछ आइटम्स रिजर्व हुआ करते थे। धीरे घट के ये 700 कई सालों से 700 थे तो 700 से घट करके अब जो 20 बचे हुए थे, काफी कुछ इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ। मल्टीनेशनल कंपनी जो आता है और बड़ी इंडस्ट्रीज आती है वो कोई रोजगार को नहीं देता। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर काफी बड़ा नुकसान है, भारत के रोजगार सृजन में काफी बड़ा नुकसान है। लेकिन जो मेक इन इंडिया के साथ में एमएसएमई को जोड़ने वाला विषय जो आया है, मेक इन इंडिया वास्तव में जो मोदी सरकार का अपना एक नारा दिया वो एक एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहां लाने के लिए उन्होंने जो दिया, वास्तव में देश की उन्नति जो है वो बिना लघु उद्योगों के नहीं हो सकती। टाइनी एंड माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, आप लोग इसके खिलाफ होने साहब? जो 20 उत्पाद लघु उद्योग मध्यम उद्योग और सूक्ष्म उद्योग के लिए रखे थे वो 20 उत्पाद को भी ओपन कर दिया। अब तो बीड़ी, अब अगरबत्ती, मोमबत्ती, लकड़ी का छोटा स्टूल बनाने से लेकर के सब कुछ बड़े उद्योगपति आपको हाथ में चला जाएगा। मेरी बात सुनिए, मैं जो विषय दे रहा हूँ मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैं विषय पा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। केवल 20 के साहब इतनी लंबी भूमिका में विषय पे आएंगे तो विषय आगे निकल जाएगा। ऑलरेडी हो चुके थे। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। केवल 20 को डिवीजन करने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश के अंदर टाइनी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए डी रिजर्वेशन हो गया है। उनको रिजर्व तो पूरे आइटम्स को भी वापस लाना पड़ेगा, अदरवाइज देश के अंदर केवल लघु उद्योगों का नहीं कृषि का भी ह्रास होने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनी कोई देश के आप क्या आंदोलन करने वाले हो मोदी जी के खिलाफ? रोजगार, आप क्या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करने वाले हो या नहीं? प्रश्न मोदी जी के खिलाफ नहीं है। आपका जो विषय पूछने का है ये मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करने वाला नहीं है। ये तो WTO ने जो कंडीशंस जो रखी थी जो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ में था, सरकार उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते सभी आइटम्स को डी-रिजर्व किया। हमने हर विषय के ऊपर जब भी डी-रिजर्वेशन किया गया, चाहे वो वाजपेयी गवर्नमेंट थी
चाहे वो एनडीए यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, अभी मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में जो 25 सितंबर का प्रोग्राम हुआ प्लस 29 दिसंबर का जो प्रोग्राम हुआ, दोनों कार्यक्रम में मैं साथ में था। लेकिन हमने उनको उसी समय कहा आप मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाइए, लेकिन मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के साथ में जब तक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को नहीं जोड़ेंगे, जब तक देश का भला बात वही है, तभी ग्रामीण की अर्थव्यवस्था, देश की जो मूल अर्थव्यवस्था वो बच पाएगी। चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को जोड़ना चाहूंगा। पंकज जोशी जी साहब, आपसे तो स्वदेशी की आशा थी आपकी पार्टी से, ये क्या कर दिया? बचे कुछ 20 उद्योगों को भी आपने ओपन कर दिया। 700 के 20 आए, 20 भी आपने खत्म कर दिए। पुरुषोत्तम जी देखिए, 20 आइटम की बात नहीं है। देखिए 20 आइटम जो थे, उस आइटम की आप हालत देखिए कि जिन चीजों की हालत थी आज, चाहे उसके अंदर चाहे आप जो है मस्टर्ड सीड देख लीजिए, चाहे आप ग्राउंडनट ऑयल देख लीजिए, चाहे आप इसमें मोमबत्ती देख लीजिए, चाहे छोटे छोटे चीज देख लीजिए। आज आप यदि इसको रियलिटी में आप देखने की कोशिश करेंगे तो आज किसी भी भारतीय जो हिंदुओं के त्योहार हैं, उस त्योहार के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई चीजों की सप्लाई है और बिकता है, और कारण इसलिए बिकता है कि वो सस्ती है, तो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर जो है वो चाइना मार्केट कर लेता है। और उसके बाद आप कहते हैं कि इसके लिए जो है कहीं ना कहीं कंपटीशन होना चाहिए। अरे साहब कैसे जिंदा थे? गांव में सरसों के तेल की गाड़ी लगा करके किसान भी जिंदा था और वो गाड़ी चलाने वाला भी जिंदा था, आपने उसको मार दिया। क्या बात कर रहे हैं पंकज जी? पुरुषोत्तम जी देखिए पुरुषोत्तम जी, अभी बजट देखेंगे आप तो सरकार ने सबसे पहले उन लोगों की व्यवस्था की जो लोग ये काम कर रहे थे, छोटे से छोटे काम कर रहे थे। 20,000 करोड़ रुपए जो है मुद्रा बैंक के लिए रखा। बहुत बढ़िया साहब, जहर का इंजेक्शन दे दिया और अब कह रहे हैं कि वेंटिलेटर लगाएंगे। चलिए कांग्रेस को जोड़ता हूं मैं एक बार। अर्चना जी, आप लोगों ने तो 700 के 20 कर दिए थे और बचे कुछ इन्होंने साफ कर दिए। देखिए 1991 में जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, जो वैश्विक परिस्थितियां थी, उसके अनुसार ये निर्णय लिया। लेकिन मुद्दा आज ये है कि इन्हीं के आनुषंगिक संगठन इनकी खिलाफत करते हैं, इनकी नीतियों के खिलाफ जाकर के उनको सजेशन देते हैं, उसको माना नहीं जाता। इन्होंने खुद ने कहा कि मेक इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया नहीं है, यानी भारत में और यहां बना करके हमें लूटने का काम करो। कृषि के क्षेत्र में भी ये हो रहा है। आप कह रहे हैं बजट में दे दिया, मुद्रा बैंक बना दिया, बजट में ये भी कह दिया साहब 94% इकोनॉमी इन एमएसएमईज के ऊपर टिकी हुई है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो जीडीपी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। इसको स्वीकार भी करते हो, इसको ध्वस्त करने का काम भी करते हो, उस रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके उसको खत्म करना चाहते हो। इसका एक ही कारण है, चाइना फोबिया से चाइना ने भी यही किया था, एमएसएमईज को खत्म किया था और सिलिकॉन वैली को यहाँ रेप्लिकेट करने के नाम पर शोषण किया था लेबर का। लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर भी यही किया जा रहा है। अब ये 20 सेक्टर थे जो ग्रामीण क्षेत्र की रोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वही तो है साहब जो शुरुआत आप करके गए, देश भुगत रहा। एसपी मित्तल साहब को जोड़ूंगा। मित्तल साहब, कारण है पुरुषोत्तम जी, अभी तक थोड़ा बहुत गांव के अंदर दिया बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले थे। एसपी मित्तल साहब, आपके पास के इलाके में कहीं कोई तेल की गाड़ी चला करती थी, सब बंद होगी। मल्टीनेशनल वैसे ही आ गए, बचा कुचा भी छीन ले जाएंगे। क्या होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, लघु उद्योगों का? मैं पुरुषोत्तम जी तेल मिल वाला हूँ, मेरे पास एसपी मित्तल साहब, आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, एक पुरुषोत्तम जी आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी ने जगह जगह जाके ये बताया था कि वो स्वदेशी जो उद्योग हैं, छोटे उद्योगों को कैसे बढ़ाएंगे। मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण देना चाहता हूँ। जब वो बनारस गए तो उन्होंने बनारस में कहा कि बनारस की जो साड़ी है उसको हम बहुत डेवलप करेंगे और जो हाथ करगा वाले लोग हैं उनको हम बहुत डेवलप करेंगे। जहां जहां भी गए उन्होंने वहां के लोकल चीजों को बताई। और आपको अक्सर ध्यान हो तो क्या नाम जो गुजरात की जो पतंगबाजी है उसके लिए बार बार कहते रहे। लेकिन अब वही नरेंद्र मोदी जैसा आप बता रहे हैं कि क्या नाम से सारी चीजों को डी कंट्रोल उन्होंने कर दिया है और जो छोटे उद्योग हैं उन पर बहुत भारी संकट आने वाला है। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी केवल छोटे उद्योग की बात नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसकी कमर टूटेगी। चलिए मुझे इस डिबेट को खत्म करना है और ब्रेक पे जाना है। उसके पहले मैं एक बार ओपी मित्तल साहब को वापस जोड़ूंगा। ओपी मित्तल साहब, कैसे कम्पीट करोगे, क्या समाधान है? 30 सेकंड में जवाब चाहिए, छोटा सा जवाब चाहिए। मैं पुरुषोत्तम जी आपसे एक बात बता रहा हूं कि ये मुद्दा केवल 20 आइटम्स के डील का नहीं है। देश के लघु उद्योगों ने पूरे कृषि से भी ज्यादा रोजगार दे रखा है। अगर मैंडेज को काउंट करेंगे तो कृषि से ज्यादा रोजगार, और उसका ह्रास होने के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था में चरमराई है।
मैं मोदी जी का ध्यान इस ओर दिलाया था। मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में मैं था और मैंने उनको कहा आप इसको एमएसएमई से जोड़िए। अरे साहब कह दिया, समाधान क्या है? ये मान लिया आप बहुत बड़े नेता हैं, आपकी मोदी जी से बात होती है, समाधान क्या है? क्या करोगे? मोदी जी से नहीं है, उनकी नीति से, मोदी जी के प्रति इनकी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मोदी जी उन्हीं लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो छोटे वेंडर्स हैं, उसके अंदर एमएसएमईज की हालत देखिए, कितने एमएसएमईज हैं और कितने नुकसान में है और कितने फायदे में है। पूंजीपतियों को तो संरक्षण देना और इन छोटे लोगों को जो संगठन आप इसको अलग अलग संजय लीजिए। देखिए एमएसएमईज में खाली आप इन 20 आइटम को मत लीजिए, एमएसएमईज को पूरा। ओपी मित्तल साहब 10 सेकंड में जवाब चाहिए। क्या करोगे आप? कैसे जिंदा रहेगा लघु उद्योग? हमने माइक्रो स्मॉल को लेकर के देश के अंदर लघु उद्योगों का विकास कैसे हो उसको लेकर के एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र को और आपके सेक्रेटरी एमएसएमई माधवलाल जी को भी डिटेल के अंदर नोट बना के दिया है। और हमने इस लघु उद्योगों की नीति देश में क्या हुआ, क्या आपने तो दे दिया चलिए साहब, उसका तो ठीक है, मेटर्स को चलिए साहब, इस देश की सरकार अगर इस प्रोग्राम को देख रही है तो जगे, प्रदेश की सरकार भी जगे, क्योंकि ये लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार के आधार हैं। इनको हर हाल में संरक्षण मिलना चाहिए, तभी हमारी जो मूल अर्थव्यवस्था वो जिंदा रहेगी। मेक इन इंडिया जिंदाबाद है, लेकिन लघु उद्योगों को भी जिंदाबाद रखना पड़ेगा। अभी इस डिबेट में इतना ही। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पंकज जोशी जी, कांग्रेस की अर्चना जी, उसके अलावा लघु उद्योग भारती के ओपी मित्तल साहब, तीनों का धन्यवाद करूंगा। अगला मुद्दा गंभीर है कि क्या बलात्कार जैसे मुद्दों को भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्या? उसके लिए हमारे साथ गेस्ट का नया पैनल होगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है पूजा मिश्रा से रेप की खबर से सनसनी। सेलिब्रिटी